ओके गाइस, चलो स्टार्ट करते हैं। कल हमने टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में पढ़ा था। बेसिक टीचिंग क्या है, एप्टीट्यूड क्या है, ठीक है, ये पढ़ा था हमने। ऑब्जेक्टिव, सबसे पहली चीज जो हमने पढ़ी थी कि टीचिंग की सबसे फर्स्ट चीज क्या होती है। अनम्यूट करके बोलो जल्दी जल्दी। टीचिंग का पर्पस क्या है, पहला पर्पस क्या होना चाहिए आप लोगों के हिसाब से? चेंज द एटीट्यूड, वो था क्या? चेंज द बिहेवियर, चेंज द बिहेवियर, वेरी गुड। एंड सेकंड पॉइंट क्या बोलोगे आप लोग? क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग, एग्जैक्टली, ठीक है। तो अगर आपको क्वेश्चन में आ जाए कि टीचिंग का मोटिव क्या है, तो पहली चीज तो ये है कि क्रिटिकल थिंकिंग, ठीक है, कि बच्चों के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग लाने की कैपेबिलिटी एक टीचर के अंदर होनी चाहिए, ठीक है। और दूसरी चीज क्या है कि बिहेवियर चेंज होना चाहिए लर्नर का। बिहेवियर, उसके बिहेवियर में चेंजेस आने चाहिए, ठीक है। उसकी वैल्यू, उनको वैल्यू सिखाना, लर्नर्स को वैल्यू सिखाना, स्टूडेंट्स को जैसे सोशल वैल्यू हो गई या कोई भी वैल्यू हो, ठीक है। जैसे हमने कल क्या सीखा था कि सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी कुछ करना चाहिए, है ना। ओके, तो टीचिंग के बारे में हमने बहुत बेसिक बेसिक चीजें कल पढ़ ली थी। ओके, तो डिपेंडेंट वेरिएबल कौन होता है टीचिंग के अंदर? स्टूडेंट। स्टूडेंट होता है ना। डिपेंडेंट वेरिएबल कौन होता है? स्टूडेंट होता है। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन होता है? टीचर। टीचर होता है ना। और इंटरवीइंग वेरिएबल मतलब दोनों के बीच में एक वेरिएबल आता है, उसको क्या बोलते हैं? इंटरेक्शन। इंटरेक्शन ना, क्या आप इंटरेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा, वही तो कनेक्ट करेगा ना। कम्युनिकेशन हो गया, इंटरेक्शन हो गया, यही तो टीचर और स्टूडेंट को कनेक्ट करेगा आपस में। और तो कोई चीज कनेक्ट नहीं कर रही। कोई टच तो नहीं होता, कोई कनेक्शन नहीं करता, टच से तो कनेक्शन नहीं होता, या किसी और तरीके से नहीं होता, एक ही तरीके से। अभी आप और मेरे बीच में एक ही कनेक्शन है, इंटरेक्शन। हम लोग जो बातें कर रहे हैं, हम जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं, ठीक है, यही एक चीज है। हाँ, नहीं जूम तो चलो एक टेक्निकली देखा जाए तो वो अलग चीज है, अगर पर मैं बोलूंगी ही नहीं तो फिर जूम का भी क्या फायदा, है ना। तो बेसिक चीज तो इंटरेक्शन है ना, तो इसलिए वो इंटरवीइंग वेरिएबल हो गया। ओके, ये कल हमने पढ़ लिया था। टाइप ऑफ टीचिंग हमने कल पढ़ी थी, क्या क्या थी? ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक एंड लेजर फेलियर। अब बताओ ऑटोक्रेटिक टीचिंग क्या थी? मैम जिसमें टीचर सेंटर्ड होती है टीचिंग। मुझे नहीं अटेंड करना ये सब टॉपिक, टीचर सेंट्रिक होता है ना। ऑटोक्रेटिक टीचिंग क्या होती है? जिसमें टीचर सेंट्रल होता है। टीचर इज गॉड, टीचर इज, हाँ, टीचर इज नॉट गॉड, बट टीचर सेंटर्ड होता है। मतलब टीचर ही डिसाइड करता है कि क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है ना, क्या और किस तरीके से पढ़ाना है। जैसे कि एक चीज जिसमें ऑटोक्रेटिक लगता ही लगता है, वो क्या बताया था मैंने? स्पोर्ट्स, है ना। जब आप लोग जवाब देते हो ना, तब अनम्यूट करना। जवाब देते ही म्यूट कर लिया करो अपने आप को, क्योंकि जो मैं बोलूंगी फिर वो बाकी बच्चों को सुनाई नहीं देगा। जब मैंने क्वेश्चन पूछा तभी अनम्यूट करके बोलो, म्यूट कर लो, म्यूट करो। एक बच्चे का बहुत आवाज आ रहा है। उमेश का माइक खुला है। उमेश जी म्यूट। ठीक ठीक ठीक। हाँ, देखो इंटरेक्शन चाहिए मुझे, मैं चाहती हूँ आप लोग बोलो, पर कैसे बोलो कि जैसे ही मैंने क्वेश्चन पूछा ना, अनम्यूट किया, बोला और तुरंत म्यूट कर दिया, तो कैसे डिस्टरबेंस नहीं होगा, मेरे को भी फिर एनर्जी कम लगेगी, क्योंकि फिर मुझे जोर से बोलना पड़ता है, ठीक है। तो ऑटोक्रेटिक टीचिंग किस में होती है? ज्यादातर स्पोर्ट्स में देखी जाती है, या तो जो बच्चे होते हैं छोटे बच्चे उनको, है ना, जहाँ पे रोट लर्निंग कराई जाती है, रट्टाफिकेशन कराया जाता है। खुद टीचर ही लेकर आता है क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, वो टीचर ही डिसाइड करता है, तो ऑटोक्रेटिक टीचिंग हो गया। डेमोक्रेटिक टीचिंग में कौन कौन सेंटर्ड होता है बताओ, स्टूडेंट या टीचर? स्टूडेंट। स्टूडेंट। बोथ मैम, बोथ। डेमोक्रेटिक स्टूडेंट सेंट्रिक होता है, बोथ नहीं होता, स्टूडेंट सेंट्रिक डेमोक्रेटिक, क्योंकि बच्चों को आजादी होती है यहाँ पे, ठीक है, बच्चों को आजादी होती है, ठीक है, कि वो क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है, वो सामने से पूछ सकते हैं, वो अपनी सब्जेक्ट को खुद चूज कर सकते हैं, वो उनके ऊपर फ्रीडम है। जैसे ऑटोक्रेटिक में फ्रीडम नहीं है। जैसे एबीसीडी आप जब जाते थे तो आपके ऊपर डिपेंडेंट नहीं था कि आप एबीसीडी पढ़ोगे या काखा का पढ़ोगे, पढ़ना तो आपको सभी पड़ेगा तब। पर जैसे आप बड़े हुए, है ना, तो आप चॉइस कर सकते हो कि संस्कृत पढ़ना है या हिंदी पढ़ना है ना, मैथ्स पढ़ना है या बायो पढ़ना है। तो ये क्या हो गया? डेमोक्रेटिक हो गया, कि आप खुद से चूज कर सकते हो आपको क्या पढ़ना है, आपकी मर्जी है, ठीक है, और कैसे पढ़ना है वो भी आप डिसाइड कर सकते हो। बट यहाँ पे कैसे होता है, टीचर पूरा
फोकस रहता है टीचर का आपके ऊपर, टीचर ही पढ़ाएगा आपको, बट आप चूज कर सकते हो, आप अपने तरीका भी चूज कर सकते हो कि आपको किससे पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कब पढ़ना है। ओके, तो ये होता है स्टूडेंट सेंट्रिक, ठीक है। उसके बाद लेजिस फेयर, ये कौन सी टाइप की टीचिंग होती है? कंप्लीटली स्टूडेंट सेंटर्ड मैम। हाँ, कंप्लीटली स्टूडेंट सेंटर। क्या होता है इसमें? इसमें टीचर का काम सिर्फ मोटिवेट करने का होता है, गाइड करने का होता है, दैट्स इट। और टीचर बच्चों को उनके हाल पर, मतलब उनको छोड़ देता है कि जाओ खुद से ये टॉपिक को खुद पढ़ो, खुद इस पे रिसर्च करो, खुद अपनी थीसिस बनाओ, और खुद से तुम अपने ऊपर ही तुम डिपेंडेंट हो। तुम्हें और कोई तुम्हें कंटेंट नहीं लेके आएगा, कोई तुम्हें पढ़ाएगा नहीं, तुम्हें सब कुछ अपने आप से करना है, खुद करना है, ठीक है। इसमें क्या होता है, बच्चे को खुद को अपना टॉपिक चूज करना होता है, अपना पढ़ाई कैसे करनी है, किससे करनी है, कहाँ से करनी है, सब बच्चा डिसाइड करेगा। टीचर का सिर्फ एक ही काम है यहाँ पे, वो सिर्फ मोटिवेट करता है बच्चों को, ठीक है, या हल्का फुल्का गाइडेंस दे देगा, जैसे कि पीएचडी में होता है। तो पीएचडी की अगर देखा जाए तो यही वाली टीचिंग होती है उसमें, ठीक है। आगे बात समझ में यहाँ पे सभी को? ये हमने वैसे कल कर लिया था कवर। यस मैम। ठीक है, अब ओवरऑल टीचिंग के प्रिंसिपल्स क्या है? ये बहुत बेसिक चीज है, ठीक है। क्या है प्रिंसिपल? कि रेस्पेक्ट होनी चाहिए, सबकी रेस्पेक्ट, हर एक जो भी स्टूडेंट है, जो भी लर्नर है, जो भी है, उनकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए हर एक बच्चे की, ठीक है। कोई फास्ट होता है लर्नर, कोई स्लो लर्नर होता है, बट ऐसा नहीं है कि एक फास्ट है तो बस उसी को ही पढ़ाई जाओ और स्लो वालों को छोड़ दो, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबकी रेस्पेक्ट होनी चाहिए, हर एक इंडिविजुअल की। डेमोक्रेसी मतलब पूरी आजादी होनी चाहिए बच्चों को, है ना। एज टीचर ऐसा होना चाहिए जो बच्चों को आजादी दे, ऐसे नहीं उनको बांध दे और उनको बोले ये नहीं बोल सकते तुम, वो नहीं बोल सकते तुम, ये नहीं कर सकते, वो नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। हिटलर टाइप नहीं चाहिए, डेमोक्रेसी होनी चाहिए, ठीक है। प्रोवाइडिंग सुटेबल कंडीशन फॉर द डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस फॉर अ साउंड पर्सनालिटी। टीचर जो प्रिंसिपल है टीचिंग का, उसमें मेन इंपॉर्टेंट ये है कि एक ऐसा कंडीशन बनाना, एक टीचर को ऐसा क्लासरूम का एनवायरनमेंट या अपना ऐसा एनवायरनमेंट बनाना चाहिए अपने आसपास कि जहाँ पे एक साउंड पर्सनालिटी बन सके। जो बच्चे, क्योंकि स्कूल और कॉलेजेस, अगर हम स्कूल कॉलेजेस की बात करें तो बहुत सारे बच्चों की पर्सनालिटी वहां बनती है। कहाँ बनती है? स्कूल में। आधे से ज्यादा जो पर्सनालिटी है स्कूल या कॉलेजेस में बनती है, ठीक है। और ये बहुत डिपेंड करता है हमारे टीचर्स पे कि हम लोग कैसे ग्रो करते हैं, ठीक है। तो फिर टीचिंग में कैसा होना चाहिए? ऐसी इन्वायरमेंट बनाना चाहिए कि एक साउंड पर्सनालिटी, अच्छी पर्सनालिटी बन सके, वहां पे बच्चा डेवलप कर सके तरीके से, अच्छे से। ऐसा ना उसको डांट फटकार के कोने में बैठा दो और उसकी बेचारे की जो उसके अंदर जो कॉन्फिडेंस होगा वो वहां पे खत्म, टूट जाएगा। तो लाइफ में वो कम कॉन्फिडेंस बनेगा, क्योंकि वो देखेगा कि यार मेरे को तो जब भी मैं बोलता हूँ मुझे डांट पड़ती है, फटकार पड़ती है। तो ऐसा इन्वायरमेंट होना चाहिए जहाँ पे बच्चों को की पर्सनालिटी ग्रो करे, वो खुद डेवलप करे, उनको बोलने की आजादी होनी चाहिए, है ना। उसके बाद इम्प्रूविंग ग्रुप लिविंग इन क्लासरूम, और जो ग्रुप है, जो वही जो स्टूडेंट्स होते हैं बहुत सारे एक साथ, वो सब इम्प्रूव करें साथ में, ठीक है। तो ये बहुत बेसिक चीज है, ये याद करने वाली चीजें नहीं है, ये बहुत बस समझने वाली चीज है, इसमें कुछ हार्ड एंड फास्ट कुछ ऐसा नहीं है याद करने लायक। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं टीचिंग स्टाइल के ऊपर। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है तो पूछ लो, जो मैंने अभी तक बोला उधर तक किसी को डाउट है तो पूछ लो। नहीं मैम, बिल्कुल चला गया था इसलिए मैं पढ़ लूंगी, कोई बात नहीं। ठीक है, चलो म्यूट कर लो फिर। अब टीचिंग स्टाइल, किस किस स्टाइल की टीचिंग होती है, ठीक है, नाम से ही समझ जाओगे। ऑथोरिटेटिव स्टाइल, ठीक है। अब ये कैसी स्टाइल है? इसमें आप नाम से समझ जाओगे, ऑथोरिटी मतलब कि जो टीचर है वो बस आता है क्लास में, बोर्ड पे लिखता है, बोलता है और चला जाता है, ठीक है। मतलब टीचर की ऑथोरिटी रहती है इसमें, बच्चे बस बैठ के सुनते हैं, लिखते हैं और वो फीडबैक नहीं देते, ठीक है। जैसे कि द ऑथोरिटेटिव स्टाइल इज प्राइमरीली यूज्ड इन अ लेक्चर और ऑडिटोरियम सेटिंग, जहाँ पे लेक्चर देना होता है। अब जैसे देखोगे कि कॉलेजेस में या ऐसे जहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है, स्टूडेंट्स बहुत सारे होते हैं, वहां पे ऑडिटोरियम में हो गया या बहुत बड़े बड़े क्लासरूम्स हो गए, वहां पे लेक्चर मेथड चलता है, ठीक है। लेक्चर मेथड का मतलब क्या? जहाँ पे टीचर आता है, अपना लेक्चर देता है, अपनी बातें बताता है, सब्जेक्ट के बारे में बातें बोलता है और अपना चला जाता है। ना वो बच्चों को देखता कि बच्चे इन्वॉल्व हो रहे हैं नहीं हो रहे, बच्चे सुन रहे हैं नहीं सुन रहे, बच्चों को कितना समझ में आ रहा है नहीं, वो नहीं देख ही नहीं सकते, क्योंकि क्लासरूम भी बहुत बड़ी होती है ना।
ऑडिटोरियम में जैसे आप देखोगे बहुत सारे लोग बच्चे होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, तो वहां पे हर बच्चे पे ध्यान देना इज इम्पॉसिबल, इसलिए वहां पे लेक्चर मेथड चलता है, जिसको हाँ मोदी जी का जो भाषण समझ सकते हो, ठीक है, बट हम टीचिंग में देख रहे हैं तो वो ऐसा ऑथोरिटी स्टाइल ऐसा होता है, ठीक है, वेयर बाय म्यूट कर लो। हाँ बोल रहे हो कुछ अंजलि? हाँ क्या बोल रहे हो अंजलि जी? कोई कुछ बोल रहे हैं क्या? नहीं, आई थिंक कौशल्या जी नीड्स टू म्यूट। म्यूट कर लो, ठीक है, मैं नहीं करती हूँ। एनीवेज, तो वेयर बाय द टीचर विल गिव ए लेंदी, बहुत लेंदी लेक्चर देगा टीचर, वन वे डिस्कशन होगा, ठीक है, बट और स्टूडेंट के वहां से कुछ नहीं आएगा, सिर्फ वन वे होगा, मतलब टीचर ही बोले जा रहा है। ऑन ए प्री असाइन टॉपिक, पहले से ही जो बताया वो प्री असाइन टॉपिक दिया जाता है, उसके ऊपर टीचर आता है, अपना लेक्चर देता है, अपना बोलता है और चला जाता है, ठीक है। और स्टूडेंट्स क्या करते हैं ऐसे में, स्टूडेंट टेक नोट्स, स्टूडेंट नोट्स लेते हैं, मेमोरीज की पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, अपनी कुछ चीजों को याद रख लेते हैं जो वो बंदा बोल रहा है, टीचर बोल रहा है, बस। तो दो पॉपुलर इन हायर एजुकेशन व्हेन देयर इज अ लार्ज ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट, जहाँ पे हायर एजुकेशन में ऐसा आता है जहाँ पे बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ बच्चे प्रेजेंट होते हैं क्लास में, ठीक है। द ऑथोरिटी और लेक्चर स्टाइल इज लेस कॉमन इन द स्टैंडर्ड क्लासरूम सेटिंग, जैसे आप स्टैंडर्ड क्लासरूम सेटिंग मतलब आप स्कूल्स में देख लो, वहां पे कम होता है, वहां पे लेक्चर मेथड ऑथोरिटी स्टाइल या लेक्चर स्टाइल काम नहीं करता, ठीक है। जहाँ स्टैंडर्ड मतलब जहाँ पे 30-40 बच्चे हों, ठीक है, ये एक स्टैंडर्ड क्लासरूम की वो होती है, स्ट्रेंथ होती है, तो वहां पे ऑथोरिटी स्टाइल नहीं चलेगा, ये वहीं चलता है जहाँ पे हायर एजुकेशन में या फिर बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो जैसे 100-200 बच्चे हो गए, तो वहां पे ऑथोरिटी स्टाइल ही चलेगा, वहां पे पर्सनली हर बच्चे के ऊपर ध्यान देना इम्पॉसिबल हो जाता है, ठीक है। दिस इज बिकॉज द स्ट्रैटेजी ऑफर लिटिल टू नो स्टूडेंट पार्टिसिपेशन मेक इट इज टू इम्पॉसिबल टू मीट द नीड्स ऑफ ईच इंडिविजुअल पीपल, जो मैंने कहा कि बहुत इम्पॉसिबल है, बहुत ज्यादा लेंदी, बहुत ज्यादा बच्चों के बीच में हर एक बंदे के ऊपर, हर एक पीपल के ऊपर या स्टूडेंट के ऊपर ध्यान देना, ठीक है। इसलिए जहां पर बहुत सारे बच्चे होते हैं, अगर आप भी टीचर होंगे और आपको कहीं मौका मिलेगा कि आप बच्चों को पढ़ाओ, है ना, और वहां पे बहुत सारे बच्चे होंगे, जैसे कॉलेजेस में अगर आप देखोगे तो बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ होगी, तो आपको भी वहां पे ऑथोरिटी स्टाइल ही में ही पढ़ाना पड़ेगा, और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। अगर ऑप्शन निकालते भी हो तो थोड़ा वो हार्ड वर्किंग हो जाएगा आपके लिए, बट फिर टाइम वेस्ट है वो, तो ज्यादा बच्चों को पढ़ाने के लिए और उनको कवर करने के लिए ऑथोरिटी स्टाइल ही मैक्सिमम जगह काम करता है, ठीक है। और अगर बेसिक स्टैंडर्ड क्लासरूम सेटिंग में भी अगर ये यूज हो रहा है ना ऑथोरिटी स्टाइल, इसका मतलब टीचर में कमी है, ठीक है। जैसे 30-40 क्लासरूम में अगर स्टूडेंट्स होते हैं, जो एवरेज जो हम स्कूल्स में रहते थे, अगर वहां पे भी ऑथोरिटी स्टाइल है तो इट्स टोटली रॉन्ग, वहां पे ये स्टाइल नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्कूल्स में तो एक्चुअली बच्चे ग्रो करते हैं, अगर वहां पे भी ये स्टाइल अगर यूज किया गया तो वहां पे बच्चे जो है वो उनमें क्रिटिकल थिंकिंग, वही दो टॉपिक जो दो मेजर चीजें जिनको पकड़ लो, टीचिंग से क्या होता है, क्रिटिकल थिंकिंग नहीं बन पाएगी, उनके बिहेवियर में भी कुछ चेंज नहीं आ पाएगा, ठीक है, वो एज इट इज रह जाएंगे जैसे भी हैं वो, ठीक है। किसी को डाउट है ऑथोरिटी स्टाइल में, आगे बढ़ूं? जी मैम, नेक्स्ट मैम। मैम बोलो। इसको ऑटोक्रेटिक से भी हम वो कर सकते हैं लिंक। मैं बोलूंगी लिंक मत करो, ठीक है, लिंक मत करो, क्योंकि ये हम अलग अलग टाइप के स्टाइल्स क्यों पढ़ रहे हैं। जैसे ऑटोक्रेटिक स्टाइल क्या है, उधर टीचर आप देखा जाए तो आप वो भी कर सकते हो, बट ऑटोक्रेटिक क्या है, वहां पे स्पोर्ट्स में जैसे आ गया, छोटे बच्चों के लिए वो होता है, जहाँ पे टीचर कंटेंट लेकर आता है, उसको कैसे पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, वो लेकर आता है, ठीक है। तो वहां पे जैसे रटवाता है बच्चों को, जैसे चीजें रटवाई जाती हैं ABCDEF ऐसे करके, पर ऑथोरिटी स्टाइल में ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑथोरिटी स्टाइल में क्या होगा, टीचर आएगा, लेक्चर देगा, और बच्चे अपने हिसाब से नोट्स बनाएंगे और वो चला जाएगा, ठीक है। तो ऑथोरेटिव स्टाइल कहाँ यूज होता है, मैक्सिमम जहाँ पे बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, ठीक है, स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन में, जहाँ ऐसी जगह ऑथोरेटिव स्टाइल चलता है। ऑटोक्रेटिक क्या हो गया कि टीचर कंटेंट लेके आ रहा है, उनको डायरेक्शन दे रहा है, उनको बता रहा है तुम्हें ऐसे करना है, इसलिए तो मैंने वहां स्पोर्ट्स का एग्जाम्पल लिया कि स्पोर्ट्स में ऑटोक्रेटिक चल रहा है, या छोटे बच्चों में चल जाएगा वो, देखा जाए तो,
पर ऑथोरेटिव स्टाइल डिफरेंट है, यहाँ पे बस टीचर आके भाषण देके चला जाता है। हम जब स्पोर्ट्स में भाषण थोड़ी मिलता है हमको। अगर आप क्रिकेट खेलने जाओगे पहली बार तो आपको टीचर भाषण थोड़ी देगा, वो तो आपको बताएगा कि आपको कैसे खेलना है, मतलब वो आपको बता रहा है कि आपको कैसे करना है उस चीज को, तो वो ऑटोक्रेटिक है। पर ऑथोरेटिव क्या हो गया, वो आ रहा है भाषण देके चले जा रहा है। आया समझ में? दोनों अलग चीज है, थोड़ी डिफरेंट है। आया क्या समझ में? ये डाउट है अभी भी? नो डाउट सुन रहे? मैम। नहीं, अभी जिन्होंने बोला था उनका क्लियर हुआ क्या? किसने बोला था? यस मैम, क्लियर हो गया। साक्षी, ठीक है। ओके साक्षी। ओके, नेक्स्ट है डेमोन्स्ट्रेटर स्टाइल। देखो डेमोन्स्ट्रेटर से ही आप समझ रहे होंगे वर्ड से ही, इसका मतलब क्या हो रहा है, जो डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा रहा है। ठीक है, जैसे कि आप लैब में जाते हो, अपने अपने अगर आप लोगों ने 10th में किसी ने काटा है क्या फ्रॉग? फ्रॉग काटा है? कुछ चीजें कटवाते थे, फ्रॉग, कॉकरोच, ये सब कटवाते थे। बैन हो गया था ना। मैंने काटा है, मैंने काटा है। और है अभी भी कुछ लोग जो पुराने लोग होंगे, थोड़े पुराने, ज्यादा बुढ़े नहीं बोल रही, हल्के से पुराने, उन्होंने काटा होगा। ठीक है, जैसे मैंने मेरे काटे टाइम हैं। हाँ, तो वो क्या हो गया, वहां टीचर पहले आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाता है कि आपको फ्रॉक को कैसे काटना है। ऐसे नहीं आपके हाथ में चक्कू दे दिया और एक मेंढक दे दिया और बोल दिया चलो काटो, नहीं ना। वो खुद फ्रॉग लेकर आएगा, वो आपको पहले करके दिखाएगा कि देखो आपको ऐसे करना है। या तो अगर केमिस्ट्री लैब में अगर आप लोग गए होंगे तो आपने देखा होगा कि टीचर पहले आपको वो केमिकल्स को मिक्स करके खुद करके दिखाता है, डेमोन्स्ट्रेट करता है, और बच्चे क्या होते हैं आसपास खड़े हो जाते हैं उनके। ठीक है, तो वो डेमोन्स्ट्रेशन स्टाइल उसको कहा जाता है, जहां पे टीचर पहले डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाता है। दैट्स इट, यही है इसमें डेमोन्स्ट्रेटिव स्टाइल। योगासन सिखाता है तो भी वो भी ऐसा ही होगा ना? वो भी डेमो, यस, वो भी, क्योंकि आसन करने से पहले टीचर पहले करके दिखाएगा, डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाएगा ना आपको कि ये आसन को ऐसे लगाना है, फिर बच्चे खुद लगाते हैं, तो वो भी डेमोन्स्ट्रेटिव स्टाइल हो गया। आई बात समझ में? ठीक है, तो एक बार ये रीड कर लेते हैं। वैसे तो ये बस लिखा है ताकि आप लोग बाद में पढ़ लो, बस इसका मतलब इतना ही है, ज्यादा डीप में जाना नहीं है किसी भी चीज में। ठीक है, तो लाइक द लेक्चर और ऑथोरेटिव स्टाइल ऑफ टीचिंग, द डेमोन्स्ट्रेटर रिटेन्स ऑथोरिटी इन द क्लासरूम। ठीक है, जो डेमोन्स्ट्रेटर रहता है ऑथोरिटी उसी के पास होती है, मतलब जो टीचर है उसके पास ही ऑथोरिटी होती है। ठीक है, वो ही करके दिखा रहा है सब कुछ, बच्चों के हाथ में कुछ भी नहीं है। However, instead of relying solely on a verbal lecture, the demonstrator style combines lecture with other teaching forms, including multimedia presentation, demonstration, and class activity. क्या इसमें क्या verbal lecture नहीं दिया जाता? जैसे verbal authoritative style में क्या था, टीचर आता है बाबा बाबा बा करता है और अपना चला जाता है, पर demonstrative style में authority टीचर के पास है, बट ये verbal lecture के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ये दूसरी एक्टिविटीज करता है, जैसे प्रेजेंटेशन दिखा देगा आपको, कुछ डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाएगा, बाकी कोई कोई अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज करके दिखाएगा, है ना। तो एक्टिविटीज से जब आपको ये सिखाएगा तो उसको बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेटर स्टाइल। Okay, this style is particularly well suited to music, art, physical education subject where demonstration are required to fully understand a topic. तो ये कहाँ पे आर्ट्स हो गया, ये हम जानते हैं, म्यूजिक हो गया, आर्ट्स हो गया, हमेशा टीचर पहले गा के सुनाएगा कि देखो सुर ऐसे लगाते हैं आ करके, जो भी वो करते हैं। ठीक है, फिर आप लोग सुर लगाओगे। आर्ट्स में भी पहले आर्ट वाला जो टीचर है वो ड्राइंग बना के दिखाएगा। ठीक है, फिजिक्स में भी जैसे वो करके आपको तार जोड़ के दिखाएगा, है ना। केमिस्ट्री में वो आपको केमिकल मिक्स करके दिखाएगा, बायो में आपको वो मेंढक काट के दिखाएगा। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट्स जिधर डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाएगा। हाँ, यस, तो जहां पर भी आपको कोई चीज करके जो सिखाई जाती है, जहां पे टीचर खुद आपको वो एक्टिविटी करके दिखाएगा, उसको बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेटर स्टाइल, है ना। इन अदर एरिया ऑफ स्टडी हाउएवर डेमोन्स्ट्रेटर स्टाइल में नॉट बी सूटेबल, हर जगह सूटेबल नहीं है ये, बट जहां पे मैंने कहा ना, जहां पे डेमोन्स्ट्रेट करके सिखाई जा सकती है चीज, वहीं यूज होगी है। लाइक द ऑथोरिटी स्टाइल देयर इज लिटिल डायरेक्ट टीचर टू प्यूपिल इंटरेक्शन, सो इट कैन बी डिफिकल्ट टू अकोमोडेट द नीड्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट। यहाँ पे भी डायरेक्ट स्टूडेंट और टीचर का इंटरेक्शन नहीं होता, है ना, क्योंकि टीचर हर किसी से थोड़ी बात करता है डेमोन्स्ट्रेशन के टाइम पे, वो तो अपना एक्टिविटी करेगा और हर बच्चे को, सबको कॉमन कि आ जाओ बच्चों सर्कल बना लो, है ना, फिर वो फ्रॉक काटेगा, वो आपको दिखाएगा, बट वो आपसे इंटरेक्शन थोड़ी करेगा, हर बच्चे को थोड़ी पूछेगा तुम्हें समझ में आया मैंने फ्रॉक कैसे काटा, नहीं ना, वो बस आपको करके दिखा देगा। तो यहाँ पे इंटरेक्शन कम है, तो ये दिस इज ऑल्सो नॉट सो परफेक्ट
टीचिंग स्टाइल, बट दिस इज ऑल्सो स्टाइल, मतलब इस स्टाइल से भी काफी चीजें सीखी जाती है, जैसे म्यूजिक, आर्ट्स या कोई फिजिकल एजुकेशन या बहुत सारी चीजें, है ना। तो ये हो गया डेमोन्स्ट्रेटर स्टाइल। समझ में आया? किसी को डाउट है यहाँ पे या आगे बढ़ूं? क्या हो गया? बच्चे सो समझ गए में क्या? आ गया मैम। नेक्स्ट मैम। ठीक है मैम, आगे बढ़िए। ठीक है, आप मैम बहुत अच्छे से बता रहे हैं। ओके। आगे चलते हैं, फैसिलिटेटर स्टाइल। ठीक है, इसमें क्या होता है, टीचर हु अडॉप्ट ए फैसिलिटेटर और एक्टिविटी बेस्ड स्टाइल एनकरेज सेल्फ लर्निंग इन द क्लासरूम थ्रू इंक्रीज्ड पीयर टू टीचर लर्निंग। इसमें क्या होता है, इसमें टीचर जो होता है वो फैसिलिटेटर होता है। ठीक है, वो क्या करता है, वो बोलता है बच्चों को कि आप जो है आप डिस्कशन करो। ठीक है, आप बोलो, आप फीडबैक दो। ठीक है, पीयर मतलब कि जैसे स्टूडेंट आपस में जब डिस्कशन करते हैं तो वो पीयर हो गया, पीयर टू पीयर डिस्कशन, है ना। बच्चे आपस में डिस्कशन करते हैं और फिर वो स्टूडेंट टीचर से भी डिस्कशन करते हैं, मतलब आपस में भी बच्चे, जैसे हमारी क्लास कैसी होती थी, हम आपस में कुछ पूछ ले कि यार ये डाउट है, तो मैडम ऐसे दूर से चौक फेंक के मारती थी कि तुम आपस में क्यों बात कर रहे हो। ठीक है, तो ये फैसिलिटेटर स्टाइल नहीं था। पर फैसिलिटेटर स्टाइल में क्या होगा, टीचर बोलेगा ये लो टॉपिक और आपस में डिस्कशन करो। ठीक है, और डिस्कशन करके फिर तुम मुझे बताओ कि तुमने क्या डिस्कशन किया। ठीक है, तो इसमें टीचर क्या है, फैसिलिटेटर का काम कर रही है, तो बच्चे क्या है, पीयर टू पीयर अपना डिस्कशन करेंगे और फिर साथ में फिर टीचर को बताएगी कि हमने ये हमारा आउटकम है, हमने ये डिस्कशन किया है, ऐसे। तो टीचर आस्क स्टूडेंट टू क्वेश्चन, टीचर क्या करता है, वो स्टूडेंट को बोलता है क्वेश्चन करो, पूछो मुझसे, मुंह खोलो अपना। ठीक है, मुंह बंद करके क्लास में मत बैठो, मुंह खोलो अपना, रेदर देन सिंपली हैव द आंसर्स गिवन टू देम। वो डायरेक्टली सिर्फ हमारी क्लास में कैसा होता था, क्वेश्चन मैम बोलती थी चलो ये क्वेश्चन है, चलो इसका आंसर लिखो अभी, सोनम गोस टू दिस दिस, ऐसे करके वो आंसर भी कॉपी करवा देते थे। पर ये स्टाइल फैसिलिटेटर स्टाइल नहीं होता। फैसिलिटेटर स्टाइल क्या होगा कि कोई, जैसे हमारे टेक्स्ट बुक के पीछे क्वेश्चन आंसर्स होते थे, तो क्वेश्चन का वो बोलेंगे कि आंसर्स आप खुद, जो आपके जो चैप्टर है उसमें से आंसर ढूंढो, खुद से ढूंढो और खुद लिखो। तो ये यहाँ पे होगा ये फैसिलिटेटर स्टाइल। ठीक है, जहाँ पे क्वेश्चन करने के लिए मजबूर किया जाता है कि स्टूडेंट्स क्वेश्चन करें। ठीक है, in this style activities are used to promote self discovery and self problem solving skill। इसमें सेल्फ डिस्कवरी मतलब खुद को पहचाना कि हम क्या है, हमें कब क्या पता चलेगा, जब मैडम खुद क्वेश्चन आंसर लिखवा देगी फटाफट, तब हम सेल्फ डिस्कवरी करेंगे, या फिर जब वो बोलेगी कि खुद से ढूंढो, खुद दिमाग लगाओ, खुद सोचो। तो सेल्फ डिस्कवरी कब होगी, जब हम खुद सोचेंगे, क्रिटिकल थिंकिंग होगी, है ना। तो सेल्फ डिस्कवरी होगी इधर, खुद से प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल हम में आएगी। अगर हमने बचपन से प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल सीखी होती तो आज हम लोग बहुत अलग लेवल पे होते। ठीक है, मेंटली, ठीक है, मेंटली बोल रही हूँ, हमारा दिमाग थोड़ा और खुल चुका होता, क्योंकि हम बचपन से प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हम में आ चुकी होती। बट क्योंकि 12वीं तक तो हमें क्वेश्चन आंसर रटवाए जाते, तो हमारा क्रिटिकल थिंकिंग कभी हुआ ही नहीं हमारी लाइफ में। बट एनीवेज, तो यहाँ पे क्या होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होता है, विच कैन ऑफन लीड टू द स्टूडेंट डेवलपिंग ए मच डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक। इससे क्या होता है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग, एक कोई भी टॉपिक पे जब उन्होंने क्रिटिकल थिंकिंग कर ली तो उनकी अंडरस्टैंडिंग ऑब्वियसली बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड मुझे बहुत अच्छे से आता है, मुझे क्यों आता है अच्छे से, मुझे किसी ने पढ़ाया नहीं है। ठीक है, जैसे चलो मैंने क्लासेस भी की होगी, बट क्योंकि मैंने खुद से टीचिंग एप्टीट्यूड को उठाया, क्योंकि मुझे पढ़ाना था। ठीक है, तो जब वो मेरे अंदर फोर्स आया कि यार तुझे पढ़ाना है, तो जब मुझे पढ़ाना है तो मुझे खुद को बहुत डीप से टीचिंग एप्टीट्यूड आना चाहिए, क्योंकि बच्चे कहीं से भी क्वेश्चन कर सकते। तो क्योंकि वो हमारे अंदर आ गया कि यार बच्चे कहीं से ही पूछ सकते, तो यू हैव टू बी परफेक्ट इन टीचिंग एप्टीट्यूड, ताकि तू किसी भी चीज का मैं जवाब दे सकूं। तो उस चीज से मैंने ऐसी लर्निंग की कि मेरे दिमाग में टीचिंग एप्टीट्यूड इतने अच्छे से बैठ चुका है कि अब कहीं से भी आप लोग पूछो या मुझे खुद को आपको एक्सप्लेन करना हो तो मैं बहुत अच्छे से समझा सकती हूँ। तो क्योंकि टीचिंग एप्टीट्यूड सब्जेक्ट में मेरी क्रिटिकल थिंकिंग बन गई है, और क्यों हुई है, किसी के पढ़ाने से नहीं हुई है। मैंने खुद से जब पढ़ा, मैंने खुद से जब इधर उधर से सर्च किया, हर टॉपिक को डीप में समझा, क्योंकि कुछ कुछ ऐसे टॉपिक है जो तुरंत समझ में नहीं आते या किसी के पढ़ाने से भी नहीं समझ में आते, जब तक आप खुद उसमें घुसते नहीं हो, आप खुद से सर्च नहीं करते हो। ठीक है, तो इससे क्या होता है, क्रिटिकल थिंकिंग बनती है, जो फैसिलिटेटर स्टाइल में बनती है। हमारी तो चलो आज बन रही है क्योंकि इतने बड़े हो गए हम, हाँ अब बड़े होके जब हमें खुद को पढ़ाना पड़ रहा है तो ये क्रिटिकल थिंकिंग आ रही है। पर यही जो थिंकिंग अभी मेरी बनी है इनटू दिस सब्जेक्ट, ये बचपन में बन जाती तो आज लेवल कुछ और होता। ओके
तो डेवलपिंग ए मच डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक. There are, however, downside to this technique. As a facilitator, teacher must actively interact with individual pupil, which can be difficult in a large classroom setting. So the design layout of the room should be deeply considered. Okay, तो क्या बोल रहा है, इसके भी कुछ है ड्रॉबैक्स हैं. ठीक है, जैसे हर एक जब बड़ी क्लास होगी, जैसे मैंने कहा, जहाँ पे बहुत सारे बच्चे होते हैं वहां पे आप इंडिविजुअल बच्चों पे ध्यान नहीं दे सकते. तो ये वाला स्टाइल बड़े क्लासरूम में नहीं हो सकता, इट्स नॉट पॉसिबल. इसलिए अकॉर्डिंग टू द क्लासरूम या अकॉर्डिंग टू आपके पास कैसे स्टूडेंट है, क्या मीडियम है आपका पढ़ाने का, उससे आपको जो बेस्ट स्टाइल लगता है, क्योंकि ये सारे स्टाइल यूज होते हैं. ठीक है, हमने पहला स्टाइल कौन सा पढ़ा? पहला स्टाइल हमने कौन सा पढ़ा टीचिंग का? लेक्चर मेथड मैम. लेक्चर मेथड. हाँ जी, ऑटो जो ऑथोरेटिव स्टाइल पढ़ा था हमने. तो जी. ऑथोरेटिव स्टाइल देखो, ये ऐसा नहीं है कि कोई खराब है, कोई अच्छा है, कोई बुरा है. सबके कुछ तो ड्रॉबैक्स हैं और सबके कुछ तो प्लस पॉइंट है. हमें ये सारे स्टाइल और यूज होते हैं, और ये सारे स्टाइल यूज करने पड़ते हैं जैसा भी हमारा क्लासरूम है, जैसे हमारे पास बच्चे हैं. जैसे बहुत सारे बच्चे होंगे तो ऑथोरेटिव स्टाइल यूज करना पड़ेगा, है ना. और अगर ऐसी कोई चीज हो गया, सब्जेक्ट जैसे म्यूजिक हो गया, आर्ट हो गया, या कोई फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो हो गया, जिसमें हमें बच्चों को करके दिखाना पड़ेगा, तो वहाँ डेमोन्स्ट्रेटिव स्टाइल हो गया, है ना. जहाँ पे बच्चे कम हैं, स्टैंडर्ड 20, 25, 30 के बच्चे हैं, है ना, इतने मतलब क्वांटिटी है बच्चों की, तो हम फैसिलिटेटर स्टाइल कर सकते हैं, है ना. तो फैसिलिटेटर स्टाइल आप जहाँ पे बड़े बहुत ज्यादा बच्चे हैं वहां यूज नहीं कर सकते. तो ये यही बता रहे हैं बार बार कि ये जो है, आप छोटे ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स में आप फैसिलिटेटर स्टाइल यूज कर सकते हो, बट बड़े में नहीं कर सकते. ठीक है. आगे समझ में आगे बढ़ू? Yes, miss. ठीक है. नेक्स्ट है डेलीगेटर स्टाइल. ठीक है, जैसे धीरे धीरे हम स्टाइल्स आगे बढ़ रहे हैं ना, मतलब आप समझो कि धीरे धीरे स्टूडेंट्स को और ज्यादा स्टूडेंट सेंट्रिक होता जा रहा है. ठीक है, फर्स्ट हमने पढ़ा था ऑथोरेटिव, वो टीचर सेंटर्ड था, फिर धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे, मैक्सिमम स्टूडेंट्स के पास हक होगा सारा. ठीक है, जैसे डेलीगेटर स्टाइल में क्या होता है, फॉर सब्जेक्ट दैट नेसेसिटेट ग्रुप वर्क, पीयर फीडबैक और लैब बेस्ड लर्निंग, ए डेलीगेटर और ग्रुप स्टाइल ऑफ ट्यूटरिंग इज ऑफन अडॉप्टेड. आप डेलीगेटर स्टाइल को ऐसे समझ सकते हो, जैसे ट्यूशन होती है. ठीक है, ट्यूशन समझ लो आप. ठीक है, उसमें एकदम ज्यादा फोकस होता है बच्चों के ऊपर, बहुत ज्यादा. इसमें क्या होता है, आपस में फीडबैक, बहुत ज्यादा बच्चे, जैसे एक बहुत ही छोटा ग्रुप है, उसमें बच्चे आपस में अपना डिस्कशन कर रहे हैं. ठीक है, फीडबैक दे रहे हैं. जैसे लैब में जैसे पढ़ाई होती है, जैसे आप कंप्यूटर लैब समझ लो. आप कंप्यूटर लैब में कैसे सिखाया जाता है ना, एक एक बच्चे के पास जा जाके उनको सिखाया जाता है, प्लस स्टूडेंट भी अपना फीडबैक देते हैं, आपस में बच्चे भी आपस में डिस्कशन करते हैं, है ना. तो ये वैसे टाइप का हो गया. तो एज ए डेलीगेटर, the teacher may take an observer role to promote collaboration and encourage peer-to-peer learning. इसमें टीचर क्या होता है, टीचर खड़े हो जाता है. ठीक है, क्या, और ऑब्जर्वर का काम करता है. ठीक है, वो बोलेगा कि वो कोई टॉपिक, फॉर एग्जांपल कोई टॉपिक दे देगा बच्चों को. ठीक है, जैसे ट्यूशन में एक छोटा ग्रुप है, वहां बच्चों को ग्रुप बना देगा 4-4 के, और बोलेगा ये लो, ये आपका टॉपिक है, आप इसके ऊपर डिस्कशन करके मुझे बताओ कि आप इस काम को इसको कैसे करोगे, है ना, इसका सोल्यूशन निकाल के दिखाओ. ठीक है, तो 2 ग्रुप बना देगा या 3 ग्रुप बना देगा. फिर वो बस खड़ा होके देखेगा, ऑब्जर्व करेगा बच्चों को कि बच्चे कैसे काम कर रहे हैं. ठीक है, आपस में मिलकर, पीयर टू पीयर, मतलब साथ में मिलकर एक साथ कैसे कोलैबोरेट कर रहे हैं, मिलके कैसे काम कर रहे हैं, मतलब मिलजुल के कैसे काम करना है, वो खड़े होके वो देखेगा. तो डेलीगेटर का काम क्या है, वो ऑब्जर्वर का काम करता है. ठीक है, और एंकरेज क्या करता है कि बच्चे मिलके कोलैबोरेट करके साथ में कोई चीज का सोल्यूशन निकाले. ठीक है, तो डिस्पाइट बिकमिंग इंक्रीजिंग पॉपुलर, सम क्रिटिक कंसिडर द डेलीगेशन और ग्रुप स्टाइल to be a poor teaching strategies given that it removes the teacher from a position of authority. बहुत से लोग इसको, जैसे बहुत से ऐसे होंगे जो टीचर या ऐसे कोई ऑथोरिटी जो ये मानता है कि ये स्टाइल अच्छा नहीं है. क्यों अच्छा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे टीचर एकदम ही साइड हो जाता है और सब कुछ बच्चों के ऊपर छोड़ दिया जाता है कि आप ही निकालो इसका सोल्यूशन, मतलब टीचर का रोल ही खत्म हो जाता है यहाँ पे. तो बहुत से लोग ऐसा समझते हैं कि ये इतना अच्छा स्टाइल नहीं है, बट हमें सिर्फ ये समझना है कि डेलीगेटर स्टाइल क्या है. डेलीगेटर स्टाइल क्या है, एक ग्रुप, आप ग्रुप, जैसे मैंने बोला ट्यूशन,
तो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट को आप वहां पे डेलीगेटर का काम कर सकते हो। जैसे ग्रुप में बच्चों को टॉपिक दे देना और उनको बोलना आपस में डिस्कशन करो, कोलैबोरेट करो और इसका सॉल्यूशन निकालो, और टीचर का रोल वहां खत्म हो जाता है। ये होता है डेलीगेटर स्टाइल। इसमें किसी को डाउट है तो पूछो। तो मैम इसमें भी ग्रुप का होता है और फैसिलिटेटर स्टाइल में भी ग्रुप का है? देखो फैसिलिटेटर में क्या है, फैसिलिटेटर में टीचर बोल रहा है कि मुझे फीडबैक चाहिए, ठीक है। इस फैसिलिटेटर में वो बोल रहा है कि देखो आप, और ये फैसिलिटेटर कहाँ होगा, ये 20 to 30 जो नॉर्मल स्टैंडर्डाइज जो हमारी क्लासेस हुआ करती थी स्कूल में, वहां पर फैसिलिटेटर स्टाइल यूज किया जाता है, ठीक है। अब वैसे अब यूज नहीं करते हैं, फॉरेन में यूज होता है ये, ठीक है। तो वहां पे क्या करते हैं, बच्चों को बोलते हैं आपस में, दो दो बच्चों को बोलेंगे कि आप आपस में डिस्कशन करो और डिस्कशन करके मुझे इनका सोल्यूशन, मुझे फीडबैक चाहिए वापस। इसमें फीडबैक मांग रहे हैं, डिस्कशन वो बोल रहे हैं आपस में, वो बोल रहे हैं स्टूडेंट तुम बोलो, मुझसे बात करो, जैसे कि हम जो करते हैं, आप और मैं जैसे कर रहे हैं, आप बोल रहे हो ना कि मैम ऐसे नहीं ऐसा क्यों, ऐसा नहीं ऐसा क्यों, ये है फैसिलिटेटर स्टाइल। डेलीगेटर स्टाइल में क्या होगा, मैं आपको एक टॉपिक दे दूंगी, जैसे मैं अभी पढ़ा रही हूँ आपको, पढ़ाते पढ़ाते हम डिस्कशन भी कर रहे हैं, बीच में मैं आपको एक टॉपिक दे दूं कि आप लोग खुद से मेरे को बताओ इसका सॉल्यूशन क्या होगा, ठीक है। जैसे मैं बीच में कुछ पूछ लेती हूँ आपसे, तो आप आपको पूछती हूँ तो आप मेरे को बताते हो कि हाँ मैम ये है, तो ये होता है फैसिलिटेटर स्टाइल। बट डेलीगेटर में क्या होगा, जैसे मैं आप लोगों का ग्रुप बना दूं, है ना, या तो मैं आपको ही सबको ये बोल दूं कि ये एक टॉपिक है, आप सबको डिस्कशन करके मुझे इस पे सॉल्यूशन चाहिए, ठीक है। और फिर आप लोग साथ में मिलके उस टॉपिक के ऊपर काम करो, और फाइनली सारा मतलब आपका ही लोड है उसमें, सारा सरदर्दी आपकी, आपस में आप सबको मिलके एक साथ उस चीज के ऊपर काम करके मुझे फाइनली बाद में सोल्यूशन देना है। बट फैसिलिटेटर में ऐसा नहीं है, फैसिलिटेटर में आपको टीचर के साथ डिस्कशन करना, ठीक है। जैसे अभी हम जो डिस्कशन करते हैं, आप कुछ बोलोगे, मैं आपको जवाब दूंगी, ये जो डिस्कशन है ये फैसिलिटेटर का है। इसमें टीचर साइड नहीं हो जाता, टीचर इसमें एकदम खड़ा रहता है। पर डेलीगेटर में जो टीचर है वो सिर्फ ऑब्जर्व करता है, लिखा है ना उधर, ऑब्जर्व करता है, वो बीच में नहीं आता। जैसे कि मैं आप लोगों को कोई काम देके, जैसे मैथ्स का कोई सॉल्यूशन, जैसे मैथ्स आप लोगों ने किया होगा, तो मैथ्स का कोई प्रॉब्लम मैं आपको दूं और आपका बस मैं देखूं कि आप कैसे सॉल्व कर रहे हो, मैं बस ऑब्जर्व करूं आप सबको और मैं बीच में ना आऊं, तो वो हो गया डेलीगेटर स्टाइल। आया क्या समझ में? यस मैम। कोई किसी को डाउट है क्या यहाँ तक, फैसिलिटेटर में, डेलीगेटर में, डेमोन्स्ट्रेटर में, अथॉरिटी में? तो पूछ लो अभी। किसी को लैंग्वेज प्रॉब्लम है क्या? नो मैम, लैंग्वेज प्रॉब्लम तो नहीं है सच, लेकिन जैसे होता है हिंदी वाले टर्म भी कई बार होता है कि हम दोनों लैंग्वेज में पेपर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो बस थोड़े से हिंदी के टर्म पता चल जाए, बस इतना काफी है। हिंदी के टर्म? हाँ नहीं, पेपर 1 है ना, मैंने देखा है, मैंने तो 2-3 बार एग्जाम दी, तो मुझे ऐसा लगा, पहले तो मैंने पढ़ाई नहीं की थी, लेकिन लास्ट ईयर मैंने एग्जाम दी थी, तभी मुझे ऐसा लगा कि पेपर 1 इंग्लिश में देना चाहिए, पेपर 2 हिंदी में दो। देखो एक तो पेपर 1 में इतना कंटेंट है, इतना कंटेंट है, मतलब अगर मैं टीचिंग एप्टीट्यूड आपको पढ़ाने जाऊँ ना और डिटेल में, जो मैं करूंगी अभी, मेरे को और भी कुछ लेटेस्ट टॉपिक निकालने हैं, इतना कंटेंट है कि उसको हिंदी में कन्वर्ट करके लाना, ठीक है, और वो हिंदी में पढ़ाना एकदम इम्पॉसिबल। नहीं मैम, हिंदी में पढ़ाने के लिए नहीं कह रहे हैं, मीन्स जैसे ना आपने ये वाला जो इसको मतलब कोई भी टर्म है ना, उसको बस हिंदी में क्या बोलते हैं, बस उतना पता चल जाए तो हम। नहीं तो तुम लोग पता क्या कर सकते हो, जो जिनको ये प्रॉब्लम है, आप लोग पता क्या कर सकते हो, ये आप हाइब्रिड आप टाइप करोगे ना गूगल पे, जैसे जो भी टर्म है आपको लग रहा है डिफिकल्ट है ना, हाइब्रिड हो गया ये, आप गूगल पे डालो हाइब्रिड, तुरंत एकदम ऑन द स्पॉट आपको हिंदी में आ जाएगा। ओके, है ना, आप लोग उसको, आप बल्कि इस पूरे पेज को आप कन्वर्ट कर सकते हो इनटू, आप लोगों को पता है ना गूगल लेंस के बारे में, आप गूगल लेंस में ये फोटो डालो, आपको पूरा हिंदी में आ जाएगा जो पढ़ना है आपको। आजकल तो इतने एडवांस हो गई है टेक्नोलॉजी, अब तो कुछ भी कर सकते हो। मैम आपने किस पे बोला, गूगल लेंस? हाँ गूगल लेंस फोन में भी है ये, मेरे तो फोन में है, कैमरा में के साइड में ऐसे, मेरे पास ये है OnePlus है, तो OnePlus में ये है कि कैमरा के साइड में एक चौकोर सा एक वो आता है साइन, उस पे आपको जो भी कन्वर्ट करना है ना, उसमें सिर्फ फोटो ले लो आप उस चीज की, जैसे हाइब्रिड स्टाइल ये है ना, इसकी फोटो उसमें डाल दो
और वो अपने आप वो लैंग्वेज कन्वर्ट कर देता है, वो भी गूगल का ही काम है, वो गूगल ही करता है। तो वो आई थिंक सबके फोन में है वो चीज। आप गूगल पे भी डालोगे ना इसकी फोटो तो वो अपने आप ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देता है इनटू हिंदी। बहुत सिंपल हो गया आजकल, गूगल कर लेना अगर नहीं आता तो, यूट्यूब पे कर लेना कि हाउ टू कन्वर्ट इंग्लिश टू हिंदी ऐसे करके ऑन गूगल, वो आपको बहुत सिंपल है, बहुत आसान है ये सब चीजें। तो इतना लोड नहीं लेना, कोई भी हर चीज आसान हो गई। कुछ डाउट हो तो मुझे फोन कर लेना, मैं बता दूंगी, है ना। गूगल ट्रांसलेटर का भी यूज कर सकते हैं मैम, विदेशी भाषाओं तक भी मैम। हाँ वही ना, गूगल ट्रांसलेटर ही तो होता है वो। जी मैम जी। वो पूरा हिंदी में, जैसे ये पेपर इंग्लिश में है ना, पूरा का पूरा वो आपको हिंदी में दिखेगा, फिर आपको कुछ भी नहीं करना है। चलो एनीवेज आगे बढ़ते हैं। हाइब्रिड स्टाइल। अब हाइब्रिड स्टाइल क्या है? मिक्स स्टाइल बोलते हैं इसको। मिक्स मतलब जो भी हमने पढ़ा है, ऑथोरेटिव, डेलीगेटर, डेमोन्स्ट्रेटर, ये इसमें क्या है, टीचर अपने हिसाब से स्टाइल चूज करता है। ठीक है, उसको ऐसा लगता है कि अभी उसको ऑथोरेटिव स्टाइल लेना है तो वो चूज कर लेता है, उसको लगता है डेलीगेटर करे डेलीगेटर, कभी वो डेमोन्स्ट्रेट करके, मतलब मिक्स रहता है इसमें। टीचर मिक्स रोल से सिखाता है सब कुछ। ठीक है, कोई स्पेसिफिक नहीं है कि वो ऑथोरिटी ही कराते जा रहा है ना, या ऐसा जरूरी नहीं है कि वो डेमोन्स्ट्रेट ही कराता जा रहा है। वो मिक्स चीजें यूज करेगा, कभी वो कुछ यूज कर लेगा तो कभी वो कुछ यूज कर लेगा। मतलब क्लास ऐसी होगी उसकी 1 घंटे की, मिक्स स्टाइल से होगी। ठीक है, जैसा उसको फील होगा कि मुझे अब बच्चों को ना ये करके उनको शायद बेटर समझ में आएगा, है ना, डेमोन्स्ट्रेट करके बेटर, तो वो कुछ चीजों को डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा देगा। उसको लगेगा कि मुझे अब डेलीगेटर का काम करना चाहिए तो वो कुछ होमवर्क दे देगा, और बच्चों वो खड़ा हो जाएगा, ऑब्जर्व करेगा बच्चों को कि ये कैसे कर रहे हैं। ठीक है, फिर वो बच्चे जवाब देंगे, फिर वो उसको लगेगा कि चलो अब मैं फैसिलिटेटर का काम करता हूँ। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन वो अपने स्टाइल को बदलता रहता है, उसको हाइब्रिड स्टाइल बोलते हैं। ठीक है, तो some teacher adopt an integrated teaching style that incorporate their personality, preferences and interest into their teaching। जैसा उनको उनका इंटरेस्ट होगा, जैसा उनका प्रेफरेंस, जैसा उनको लगता है कि यार ये होना चाहिए, ये अच्छा है या ये बुरा है, या जैसी उनकी पर्सनालिटी है या जैसा उनका इंटरेस्ट है, वो उस हिसाब से टीचिंग कराते हैं। ठीक है, दिस स्ट्रैटेजी इज कॉल्ड हाइब्रिड स्टाइल। ठीक है, एंड इज पॉपुलर है इनटू इंग्लिश, साइंस, रिलीजियस स्टडीज में। ठीक है, बस इन शॉर्ट आप ये समझ लो, ये मिक्स स्टाइल है जिसमें वो अपने हिसाब से, अपने प्रेफरेंस, अपना इंटरेस्ट, जैसा उसको लगता है मुझे क्लास को ना ऐसे कराना चाहिए या ऐसे कराना चाहिए, वो उस हिसाब से क्लास को करा लेता है। ठीक है, टीचर हु यूजेस द हाइब्रिड स्टाइल आर एबल टू टेलर देयर ट्यूटोरिंग फॉर डिफरेंट पीपल, incorporating extra curriculum knowledge to develop a deeper knowledge of a particular topic। ये क्या होता है, ये बंदा अकॉर्डिंग टू सिचुएशन टेलर कर लेता है। ठीक है, वो बच्चों को अलग अलग स्टाइल से पढ़ा देता है। जो मैंने बताया वो मिक्स है। ठीक है, वो एक स्पेसिफिक एक चीज को पकड़ के नहीं आता। जैसे आपने बहुत से टीचर देखे हैं जो एक ही स्टाइल को पकड़ के रखते हैं और वैसे ही पढ़ाते रहते हैं कंटिन्यूसली नॉन स्टॉप। बट ये टीचर जो होता है ना, ये आपको एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी करा देगा, है ना, कुछ अलग अलग तरीके से आपको पढ़ा देगा, वो टेलरिंग करेगा, डिफरेंट टाइप से आपको चीजें पढ़ा देगा। ठीक है, तो उससे क्या होगा, आपको किसी चीज की ना बहुत डीपर नॉलेज हो जाएगी। क्योंकि जब आप एक टॉपिक को अलग अलग तरीके से पढ़ोगे तो ऑब्वियसली नॉलेज तो डीप होगी। आप बल्कि एक ही तरीके से पढ़ते रहोगे, वो ऑथोरिटी वाला आ गया तो भाषण देके चला जाएगा, डेमोन्स्ट्रेट होगा तो वो डेमोन्स्ट्रेट करके चला जाएगा। पर ये जो होगा आपको हर तरीके से एक चीज को सिखाएगा, तो हर सारे डायमेंशंस में आप जब सीखोगे कोई चीज को तो डीपर नॉलेज तो होनी है। तो however, some critics claim that the hybrid style can weaken the learning process as teacher try to be all things to all students। अब क्रिटिक्स तो हर जगह ही होते हैं, तो यहाँ पे भी जो क्रिटिक है, कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि ये स्टाइल बेस्ट स्टाइल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे टीचर सब कुछ होने की कोशिश करता है। मतलब सब कुछ, समझ रहे हो ना, ये कि टीचर ट्राई टू बी ऑल थिंग्स। टीचर क्या करता है, सब कुछ घुसा देता है, सारे स्टूडेंट को सब कुछ करा देता है, तो उनको लगता है ये टू मच हो जाता है, ये तरीका ठीक नहीं है। बट आई थिंक हर चीज ठीक है, अगर बच्चों को जहां तक, जब तक समझ में आ रहा है तब तक कोई भी आप स्टाइल अपना लो, वो चीज अच्छी ही होती है। ठीक है, बट क्रिटिक्स तो हर जगह होते ही हैं। तो कुछ क्रिटिक्स ये मानते हैं कि ये बेस्ट स्टाइल नहीं है, क्योंकि टीचर्स कोई एक स्टाइल अपनाएगा तो उनको लगता है, जो क्रिटिक्स होते हैं उनको लगता है कि टीचर कोई एक स्टाइल अपनाएगा तो बच्चे ज्यादा समझेंगे, बल्कि सब चीज मिक्स करके समझाएगा तो नहीं समझेंगे। कुछ लोगों को ऐसा लगता है। ठीक है, हाइब्रिड स्टाइल भी खत्म हो गया। किसी को डाउट है तो पूछ लो, यहाँ तक हो गया हमारा स्टाइल खत्म। ठीक है, तो क्या क्या पढ़ा हमने? ऑथोरिटी स्टाइल। ऑथोरिटी स्टाइल क्या होता है, जिसमें टीचर आता है, लेक्चर देता है, चला जाता है। कहाँ होता है ये? ज्यादातर जो बड़े
क्लासेस, बड़े ग्रुप में, बड़े क्लासेस में, ग्रुप्स में। डेमोन्स्ट्रेट क्या होता है? डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाना, लेबोरेटरी में, हाँ, जहाँ पे खुद से वो हाँ। एक्टिविटी कुछ करके दिखाता है, ठीक है। फैसिलिटेटर स्टाइल क्या होता है? छोटा जहाँ ग्रुप, बच्चे कम होते हैं वहाँ बच्चे जैसे कम आप नहीं होते, सिखाते हैं। नहीं बच्चे कम नहीं होते डिस्कशन इसमें। करके पढ़ाई होती है। एवरेज जब बच्चे 20 to 30 जो स्टैंडर्ड होती है नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास, एवरेज जो बच्चे 20 to 30 बच्चे होंगे, वहां पे फैसिलिटेटर स्टाइल होता है, ठीक है। जहाँ पे टीचर के साथ आपस में फीडबैक डिस्कशन, आपस में डिस्कशन, टीचर के साथ डिस्कशन, ठीक है। उसके बाद डेलीगेटर स्टाइल क्या होता है? जहाँ टीचर वर्क दे देता है और सिर्फ ऑब्जर्व करता है ग्रुप में। हाँ, वो मतलब सब कुछ स्टूडेंट के ऊपर है, टीचर बस पीछे हाथ करके खड़ा हो जाता है, देखता रहता है बच्चे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, ठीक से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, बस वो बस देखता रहता है, ठीक है। उसके बाद हाइब्रिड स्टाइल क्या है? मिक्स, सबका मिक्स। मिक्स, ठीक है, मिक्स सही है, जिसमें टीचर अपने हिसाब से जैसे उसको लगता है कि ये मुझे अब ऐसा पढ़ा देना चाहिए तो वैसा पढ़ा देता है, ऐसा उसको लगता है कि बच्चों को ऐसे शायद ज्यादा समझ में आएगा या वैसा ज्यादा समझ में आएगा, तो वो मिक्स तरीके से बच्चों को सिखा देता है। आप हाइब्रिड से ही समझ जाओगे वर्ड का मतलब जो हाइब्रिड है, ठीक है। तो ऑथोरिटी स्टाइल, ये एक छोटा सा समरी बना दिया था मैंने, वो आप लोग पढ़ लेना, सेम वही चीज लिखी हुई है जो मैंने पीछे लिखी थी, है ना। ऑथोरेटिव स्टाइल, डेमोन्स्ट्रेटिव स्टाइल, फैसिलिटेटर, डेलीगेटर एंड हाइब्रिड, यहाँ इसका एक और नाम है ब्लेंडेड स्टाइल, ठीक है। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है? आगे बढ़ू? आगे बढ़ू? यस मिस। कितने बच्चे सो रहे हैं क्लास में? एकदम Yes, जागे हैं। सो नहीं रहे मैम, का पालन कर रहे हैं। वाजरेश्वरी, यस मिस। ओके ओके, जगे हुए हैं वाजरेश। आपकी आवाज की मनन कर रहे थे जी। और मोहिनी, मोहिनी मैं हूँ। हाँ, मोहिनी मस्त नाम है, मोहिनी, वही Yes, गाना भी है ना ma'am. मोहिनी का। शालिनी जगी हुई है क्या? यस मैम। ओके, और साक्षी सब जगह। यस मैम। और नीतू? यस मैम, आई एम देयर। मैम आई लाइक योर स्टाइल। ओके, यू शोभा लाइक जी। माय स्टाइल? जी बोलो रश्मि जी। मुझे 4 बजे लीव करना पड़ेगा, 2-3 मिनट पहले। हाँ, 4 बजे तो क्लास खत्म हो जाएगी। चलो आगे बढ़ते हैं। सिलेबस वर्सेस करिकुलम के बीच में डिफरेंस बता दो, या सबको पता है सिलेबस क्या होता है और करिकुलम क्या होता है? कोई एक्सप्लेन कर सकता है इसको अच्छे से? कोई बात नहीं, गलत भी बोल दोगे तो कुछ नहीं होगा, जल्दी बोलो। पर करिकुलम होता है मैम जैसे CA MCA का एक 3 साल का पूरा लेखा जोखा होता है मैम सिलेबस का। हाँ, और और उसमें से सिलेबस? सिलेबस होता है मैम जैसे उसमें से सेमेस्टर सिस्टम का जो निकाल लिया होता है, फर्स्ट सेमेस्टर में हम ये पढ़ाएंगे, सेकंड में ये पढ़ाएंगे, तोड़ देते हैं मैम उसको हूल में से छोटे। करेक्ट करेक्ट, ठीक है, आया समझ में। सिलेबस और हम्म। करिकुलम, सिलेबस क्या है? एक छोटा चीज, जैसे कि हमारे हट जो ये हट ग्रंथ है हमारे, ठीक है, तो उसका सिलेबस क्या है अंदर, है ना। या तो हमारा जो योगा जो है सब्जेक्ट, उसका सिलेबस क्या है ना, कि हमारे योगा सब्जेक्ट में जो PhD या सॉरी हमारे जो नेट में क्या क्या सिलेबस। और करिकुलम क्या होता है? जो पूरे हमारे आगे हम ग्रेजुएशन में जो पूरा 3 साल हम पढ़ते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन का जो पूरा हम 2 साल पढ़ते हैं, तो उसका पूरा करिकुलम, मतलब करिकुलम बड़ा पार्ट है और सिलेबस एक छोटा पार्ट है, ठीक है। तो सिलेबस इज द डॉक्यूमेंट दैट कंटेन ऑल द पोर्शन ऑफ द कॉन्सेप्ट कवर्ड इन अ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के अंदर, जैसे एक सब्जेक्ट है कोई भी, हम जैसे सब्जेक्ट पकड़ ले हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड, ठीक है, तो उसके अंदर क्या क्या कंटेंट है हमारे, फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर, फिफ्थ चैप्टर, ऐसे, ठीक है। बट करिकुलम क्या है? करिकुलम इज द ओवरऑल कंटेंट taught in an education system और ए कोर्स, पूरा कोर्स। जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड एक हमारा सब्जेक्ट हो गया जिसके अंदर हमें सिलेबस पता होता है, और करिकुलम क्या है? पूरा हमारा जो नेट का जो योगा सब्जेक्ट है उसके अंदर क्या क्या है, वो करिकुलम है, ठीक है। तो सिलेबस एक ग्रीक टर्म है, करिकुलम एक लैटिन टर्म है। ये सिलेबस क्या है? ये एक सब्जेक्ट के बारे, सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या सिलेबस है वो बताता है, और करिकुलम एक कोर्स के अंदर क्या क्या सब्जेक्ट्स है वो बताता है। ये डिस्क्रिप्टिव है, ये प्रिस्क्रिप्टिव है। डिस्क्रिप्टिव मतलब जो डिस्क्राइब करके आता है, और प्रिस्क्रिप्टिव जो आपको कंटेंट अंदर से बता दिया जाता है,
ये नैरो होता है, नैरो मतलब शॉर्ट और वाइड मतलब बड़ा हो जाता है। ये बोर्ड्स, एग्जाम बोर्ड्स जो होते हैं उसमें आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक बार ऊपर ऊपर से देखने वाली चीज है, इससे क्वेश्चन नहीं आने वाला है क्योंकि अब पेपर लेवल बहुत अलग हो चुका है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आया, बट ये बनाया हुआ है पहले का, इसलिए एक बार आप ऊपर ऊपर से देख लो, सिलेबस एंड करिकुलम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला। फिर ये गवर्नमेंट बनाता है करिकुलम, ठीक है, गवर्नमेंट से आता है ऊपर से एकदम, और ये एग्जाम बोर्ड बनाता है कि सिलेबस क्या क्या होगा। फिर ये फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, जैसे 1 साल के लिए, जैसे योगा का हमारा जो पोस्ट ग्रेजुएशन था, सेकंड सेमेस्टर में कितना सिलेबस होगा, तो एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। बट ये पूरा कोर्स मतलब 3 साल के लिए पूरा कोर्स का टाइम जो होता है उसके लिए होता है करिकुलम। फिर ये टीचर टू टीचर वेरी करता है सिलेबस, मतलब टीचर अपने हिसाब से सिलेबस बना देता है, ठीक है, पर करिकुलम सबके लिए सेम होता है, हर एक स्टूडेंट के लिए, हर एक टीचर के लिए करिकुलम सेम होता है, ठीक है, बस सिलेबस टीचर चेंज कर देते हैं, ठीक है। इसमें किसी को कोई डाउट है? आई होप नहीं होगा। सिलेबस एंड करिकुलम बहुत इंपॉर्टेंट भी नहीं है, इसमें टाइम भी वेस्ट नहीं करना है। चलो आगे, इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ टीचिंग के क्या क्या इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं। जैसे एक टीचर सेंटर्ड, हमने हमेशा पढ़ा है, कुछ मेथड होते हैं जो टीचर सेंटर्ड होते हैं, कुछ होते हैं मिक्स्ड, जिसमें स्टूडेंट को भी ध्यान में रखता है, टीचर को भी ध्यान में रख के जो मेथड यूज होता है। कुछ होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट सेंटर्ड होते हैं, जिसमें टीचर्स दिन रात काम करते हैं कि स्टूडेंट्स की भलाई के लिए, ठीक है, टीचर्स के हिसाब से नहीं चलता, फिर सब कुछ स्टूडेंट के हिसाब से होता है। टीचर सेंटर्ड मेथड में कौन कौन से मेथड होते हैं? एक होता है लेक्चर, आप लोगों को पता है, म्यूट कर लो म्यूट कर लो ममता, ठीक है। तो टीचर सेंटर मतलब जहाँ पे टीचर के ऊपर ही सब कुछ डिपेंडेंट है, ठीक है। जैसे लेक्चर हो गया ऑथोरेटिव स्टाइल, ठीक है, लेक्चर में क्या होता है, टीचर आता है, लेक्चर देता है, भाषण देता है, अपना बोल के चला जाता है, वो नहीं देखता कि स्टूडेंट को कुछ समझ में आया नहीं आया, वो नहीं देखता कि बच्चों को कुछ क्रिटिकल थिंकिंग करानी है या उनके बिहेवियर में चेंज कराना है, नहीं, ऐसा नहीं होता है लेक्चर में, ठीक है। लेक्चर आता है, बोलता है, चला जाता है, बच्चे आधे पीछे वाले तो सो ही जाते हैं। सेकेंड है टीम टीचिंग, ठीक है, टीम टीचिंग मतलब जहाँ पे 2-3 टीचर मिलके पढ़ाते हैं, ठीक है, जहाँ पे वहाँ वो भी टीचर सेंटर्ड ही रहता है। जैसे कुछ टॉपिक टीचर डिसाइड कर लेते हैं, जैसे कोई साइंस का सब्जेक्ट है तो कि भाई 2 सब्जेक्ट जो ये 2 टॉपिक है ये मैं पढ़ाऊंगी और 2 टॉपिक आप पढ़ाना, इसको टीम टीचिंग बोलते हैं, ठीक है, या फिर साथ में पढ़ा देते हैं। उसके बाद टीवी और वीडियो प्रेजेंटेशन, ये भी टीचर सेंटर्ड ही होता है, क्योंकि टीचर को तो इसमें स्टूडेंट को तो दिमाग लगाना ही नहीं है कुछ, है ना। टीचर क्या करता है, अपना प्रेजेंटेशन बना देता है या टीवी पे मूवी लगा देता है। आपने देखा है मूवीज दिखा के भी पढ़ाई करवाई जाती है, तो मूवी लगा देता है तो बच्चे अपना बैठ के मूवी देखते रहते हैं और टीचर साइड में बैठ जाता है, तो ये भी टीचर सेंटर्ड मेथड है। और ये मैक्स कहाँ यूज होता है, लार्ज ग्रुप में, जहां बहुत ज्यादा बच्चे होते हैं, वो उनको इन 3 चीजों से सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है, ठीक है। अब ये है स्मॉल ग्रुप, जहाँ पे ग्रुप स्मॉल होता है, छोटे ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स में ये मेथड्स यूज होते हैं, ठीक है। जैसे ग्रुप डिस्कशन हो गया, ठीक है, जहाँ पे टीचर, जैसे हम लोग हैं, ये जो हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं बैठ के, ग्रुप डिस्कशन हो ही जाता है, ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं हो रहा है पर फिर भी थोड़ा बहुत है। सेमिनार, जहाँ पे सेमिनार में आपको पता है कुछ टॉपिक को कवर किया जाता है, ठीक है। पैनल डिस्कशन, मेरे को एक मिनट देखना पड़ेगा, पैनल डिस्कशन। ब्रेनस्टॉर्मिंग में क्या होता है, बच्चों को एकदम अचानक से एक टॉपिक दिया जाता है, जैसे ये वहां पे बहुत होता है, अगर एनडीए का एग्जाम आपने सुना है, ठीक है, जहाँ पे नेवल के एग्जाम्स होते हैं, वहां पे ये ब्रेनस्टॉर्मिंग यूज किया जाता है बच्चों को सेलेक्ट करने के लिए, ठीक है। वो क्या करते हैं, अचानक से एक बच्चों को टॉपिक देते हैं, उनको बोलते हैं, अभी टॉपिक देते ही बोलते हैं कि अब इसके बारे में कुछ बोलो आप, ठीक है। तो देखा जाता है कि उनकी जो ऑन द स्पॉट थिंकिंग है ना, उनकी थिंकिंग कैसी है, क्योंकि उनको सोचने का भी टाइम नहीं दिया जाता, क्योंकि वो सोचेंगे तो बनावट ही बोल सकते हैं, पर जब तुरंत बोलने को कोई टॉपिक देख के, मतलब जो उनकी रियलिटी होगी ना, उनके मन में जो होगा वो वही बोल पाएंगे ब्रेनस्टॉर्मिंग में, क्योंकि सोचने का तो टाइम ही नहीं देते। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग एक बहुत अच्छा तरीका है बच्चों की क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ाने का और ऑन द स्पॉट जवाब देने का। फिर प्रोजेक्ट मेथड, प्रोजेक्ट देकर कोई, जैसे हम बनाते थे प्रोजेक्ट, बचपन में बनाए हैं, सब नहीं बनाए, तो प्रोजेक्ट देखकर जो लर्निंग कराई जाती है। फिर ट्यूटोरियल्स हो गया, ठीक है, केस स्टडी हो गया, केस स्टडी पता ही आपको, कोई केस दे देंगे और बोलेंगे जाके इसके ऊपर स्टडी करके आओ, ठीक है, अपनी रिसर्च करके आओ। रोल प्ले, जैसे हम प्ले हमने किया ही, हाँ बोलो।
पैनल डिस्कशन के बारे में मैम कहते हैं ना कि जैसे ग्रुप हम बनाते हैं और मीटिंग करते हैं तो उसके साथ उसको टॉपिक लेकर डिस्कशन करना, उसको पैनल डिस्कशन बोलते हैं। ओके, ठीक है, ओके मैम। ओके, थैंक यू सो मच। आ गया क्या सबको समझ में पैनल डिस्कशन क्या है? नो मैम। वापस बताओ अच्छे से नहीं बताया शायद। देखिए जब हम कोई मीटिंग करते हैं, जैसे सारे बॉस होते हैं और एक जूनियर मतलब वर्कर्स होता है, तो से आते हैं तो वो सारे एक आपकी आवाज नहीं आ रही, आप आवाज नहीं आ रही। अरे ममता का अभी भी नेटवर्क का प्रॉब्लम है। ममता ठीक है, मैं बता देती हूँ। पैनल डिस्कशन का मतलब ये है, जैसे कि आपने वहां देखा होगा, अपने टीवी पे देखा होगा, क्या होता है, बहुत सारे ऑडियंस सामने बैठे रहते हैं, ठीक है, और कुछ लोग हैं जो ऑडियंस के सामने बहुत सारे जो स्पेशलिस्ट होंगे किसी चीज के ऊपर और टॉपिक उनके ही रिलेटेड कुछ होगा, तो वो आपस में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। जैसे स्टेज पे बहुत कुछ स्पेशलिस्ट या डॉक्टर समझ लो, 5-6 डॉक्टर्स बैठे हुए हैं और वो डिस्कशन कर रहे हैं अबाउट कैंसर, ठीक है, और बहुत सारी आगे ऑडियंस बैठी हुई है। तो जब वो आपस में ऑडियंस के सामने डिस्कशन करते हैं तो उसको पैनल डिस्कशन कहा जाता है। आया भी समझ में? ठीक है, चलो रोल प्ले आपको पता ही है, ठीक है, जैसे हमने बचपन में किए हुए हैं सबने रोल प्ले। जैसे बहुत सारे ये कोई एग्जांपल दे सकता है मुझे? मेरे दिमाग में नाटक में हाँ, नाटक एग्जैक्टली, नाटक, रोल प्ले, ठीक है। उसके बाद सिमुलेशन जैसे आपने देखा है, कार सिखाने के लिए आजकल, या फिर जो पायलट होते हैं वो कभी भी पहले प्लेन में बैठ के जेट नहीं उड़ाते या प्लेन नहीं उड़ाते, पहले उनको सिमुलेशन मतलब नकली एक वीडियो गेम के अंदर बैठ के उनको प्लेन कैसे उड़ाया जाता है या उसको फ्लाई कैसे कराना है वो उसके अंदर सिखाया जाता है पहले, ठीक है, एक वीडियो गेम के जरिए। और वो वीडियो गेम एकदम ऐसा लगता है कि जैसे लाइव वो प्लेन के अंदर बैठे हुए, तो उसको सिमुलेशन बोलते हैं। उसके बाद डेमोन्स्ट्रेशन आप सभी को पता है, जैसे हमने बोला फ्रॉक काट के डेमोन्स्ट्रेट करके सिखाना, तो ये सब कहाँ पॉसिबल है? स्मॉल ग्रुप मेथड के अंदर आता है, जहाँ पे बच्चे कम होते हैं वहां पे ये सारे मेथड यूज होते हैं। जैसे ग्रुप डिस्कशन हो गया, सेमिनार हो गया, पैनल डिस्कशन मैंने बताई दिया, ब्रेनस्टॉर्मिंग बताइए आप लोगों को, प्रोजेक्ट मेथड प्रोजेक्ट देके हो गया, ट्यूटोरियल्स हो गया, केस स्टडी हो गया, रोल प्ले, सिमुलेशन एंड डेमोन्स्ट्रेशन। इसमें से किसी को कोई डाउट है क्या कोई भी वर्ड के ऊपर? मैम ट्यूटोरियल्स का बता दीजिए। ट्यूटोरियल्स जो अपनी जो पढ़ाई ट्यूशंस में जैसे आप देखते ही हो, बोलते नहीं है जय के शाह ट्यूटोरियल्स। मैम जैसे न्यूज़पेपर में आता है, कोई रिपोर्टर अपनी कलम से लिखता है कोई आर्टिकल, उसको बोल सकते हैं क्या? आर्टिकल नहीं, जी नहीं वो नहीं होता ट्यूटोरियल। मतलब जैसे ट्यूशन टाइप देखोगे, एक छोटे ग्रुप ऑफ जब स्टूडेंट्स को सेशन लिया जाता है, एक छोटा ग्रुप ऑफ सेशन जब जहां पे लिया जाता है, जहाँ रेगुलर टीचिंग मेथड में पढ़ाया जाता है, हाँ कोचिंग क्लासेस, ठीक है, उसको ट्यूटोरियल्स बोलते हैं। और कोई वर्ड में डाउट है? नहीं है डाउट। ठीक है, अब इंडिविजुअलाइज्ड मेथड मतलब जो एकदम बच्चों को एक एक बच्चे को पढ़ाया जाता है, जैसे ट्यूशंस में कैसे पढ़ाया जाता है, हर एक बच्चे के ऊपर ध्यान देके जब पढ़ाया जाता है, इंडिविजुअलाइज्ड मेथड जिसको बोलते हैं, ये एकदम प्रॉपर स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड होता है, जिसमें एकदम क्रिटिकल थिंकिंग करवा देता है बंदे को, ठीक है। तो ये कौन सा है? ट्यूटोरियल्स। सेम वही क्लास ट्यूशंस में या एक छोटे ग्रुप ऑफ बच्चों को जब सामने से बैठ के पढ़ाया जाता है, ठीक है, उसको ट्यूटोरियल बोल दिया। असाइनमेंट देके जब पढ़ाया जाता है, ठीक है, कोई टॉपिक के ऊपर असाइनमेंट दिए जाते हैं, ठीक है, जैसे मुझे अभी असाइनमेंट मिले थे मेरे मास्टर्स में, नो प्रॉब्लम रश्मि जी, ठीक है। तो असाइनमेंट देके जैसे अभी हमें काफी सारे टॉपिक्स दिए जाते थे कि उसके बारे में लिखो, रिसर्च करो और आप उसके बारे में पूरी डिटेल दो, उसको गूगल से सर्च करो। तो उसमें क्या हुआ, असाइनमेंट से मुझे जो फायदा हुआ, कुछ टॉपिक ऐसे थे जो मुझे बड़े ही बोरिंग लगते थे और मैं कभी भी उनको पढ़ना पसंद नहीं करती थी, बट बिकॉज ऑफ असाइनमेंट मैंने उन टॉपिक को इतनी रिसर्च की, मैंने उनके बारे में इतना पढ़ा
कि उनके ऊपर मुझे इतनी अच्छी नॉलेज हो गई बिकॉज ऑफ असाइनमेंट्स जो मैंने अभी दिए थे। तो वो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि असाइनमेंट से भी कैसे लर्निंग होती है। प्रोजेक्ट मैम वर्क किस सब्जेक्ट से आपको प्रॉब्लम है? सॉरी, किस सब्जेक्ट का था मैम वो? योगा में, जैसे वो थेरेपी विकल्पित चिकित्सा का था हमारा एक, जी। तो उसके बारे में लिखना था। मेरे को थोड़ा बोरिंग लगता था वो सब्जेक्ट। एनीवेज, प्रोजेक्ट वर्क हो गया, ठीक है। प्रोजेक्ट देना, प्रोजेक्ट जब बच्चे देखो बचपन में वो सेल लगाकर तार लगा के फिर वो कुछ कुछ बल्ब जलाते थे, है ना, तो वो प्रोजेक्ट ही था वो, उससे भी कितनी अच्छी लर्निंग होती है। केस स्टडी हो गया, कोई केस दे देना और उनको बोलना कि जाओ इसके ऊपर जाके रिसर्च करो, ठीक है। तो केस स्टडी से, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन से, मतलब एकदम तरीके से प्रोग्राम बनाना कि हम इसके बाद ये पढ़ेंगे, इसके बाद ये पढ़ेंगे, इसके बाद ये पढ़ेंगे, और बच्चों को उस तरीके से सिखाना प्रोग्राम तरीके से। तो ये भी कहाँ होता है, ये भी इंडिविजुअल लर्निंग के अंदर ही आता है, जहाँ पे हम बच्चों को पर्सनली पढ़ाते हैं वहां पे प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस आते हैं। उसके बाद कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग, जैसे हम कंप्यूटर पे पढ़ाते हैं बच्चों को, ठीक है, जैसे लैपटॉप के ऊपर या फिर बच्चों को जैसे कंप्यूटर लैब में आप देखते हो वहां पे जो लर्निंग कराई जाती है थ्रू कंप्यूटर, वो भी इंडिविजुअलाइज मेथड होता है। वहां बच्चों के ऊपर पर्सनल ध्यान दिया जाता है कि वो अपने कंप्यूटर पे जो भी टॉपिक के ऊपर पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद इंटरैक्टिव वीडियो, जैसे अभी अगर हम लोग वीडियो पे पढ़ते, है ना, अभी जूम पे अगर हम वीडियो ऑन करते हैं और वीडियो ऑन करके जब पढ़ाई होती तो वो भी इंडिविजुअलाइज मेथड के अंदर आता है। ओपन लर्निंग, ओपन लर्निंग के बारे में मुझे देखना पड़ेगा। उसके बाद पर्सनलाइज सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन, ये भी वही उसमें ही आता है, पर्सनल ट्यूशन में ही आता है, ठीक है। ये सब नाम जो है आप पर्सनल ट्यूशन मैम जो ओपन लर्निंग मतलब जो हम कहीं से भी सीख लेते हैं, मीन्स नेट से सीख लिया या कहीं से भी सीख लिया। हाँ, बट एग्जैक्टली ये स्टूडेंट सेंट्रिक कैसे है, मुझे एकदम एक्चुअली एकदम करेक्ट इसका आंसर चाहिए रहता है, वो मैं आपको वापस कल देखकर बताऊंगी, ठीक है। ओपन लर्निंग आप सही बोल रहे हो कि आप कहीं से भी कुछ भी पढ़ लो, बट एग्जैक्टली इससे कैसे रिलेट करेगा मुझे वो समझना है। एनीवेज, ह्यूरिस्टिक मेथड, ह्यूरिस्टिक मेथड आपको किसी को पता है इसके बारे में? हाँ बोलो। ओपन लर्निंग में शायद ये हैं जो हमारे ऑनलाइन कोर्सेस मूक वगैरह इस टाइप से कर सकते हैं। हाँ वैसे ही कुछ होगा, वैसे ही कुछ होगा, बट कैसे ये इंडिविजुअलाइज्ड मेथड कैसे है वो देखना है मेरे को एक बार, है ना, वो मैं कल आपको अच्छे से बताऊंगी। ह्यूरिस्टिक मेथड किसी को पता है क्या होता है? पढ़ा हुआ है हमने, नहीं मैडम। किसी ने, मैंने लास्ट जो पुराने बच्चे थे उनको पढ़ाया था। नहीं पता किसी को भी? पुराने बच्चे तो बताएं ह्यूरिस्टिक मेथड। ठीक है, तो ह्यूरिस्टिक मेथड क्या होता है, जिसके अंदर बच्चों को बोला जाता है कि आप प्रॉब्लम सॉल्व करो, मतलब खुद से उनको जाके बोला जाता है कि अपनी खुद पढ़ाई करो, खुद उस चीज को समझो और खुद से सेल्फ लर्निंग करो, ठीक है। हमने ये चीज पहले भी पढ़ी हुई है ह्यूरिस्टिक वाली, किसमें पढ़ी थी, जिसमें बच्चों को छोड़ दिया जाता है और सिर्फ टीचर वहां मोटिवेट करने का काम करता है, हमने पीछे भी पढ़ा। लेजर फायर, हाँ, लेजर्स फेयर में, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है, इसमें बच्चों को खुद डिसाइड करना होता है कि उनको क्या पढ़ना है, उनको कैसे पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो उनको खुद से सॉल्व करने दिया जाए, ठीक है। उनके ऊपर उनको छोड़ दिया जाता है, ये होता है ह्यूरिस्टिक लर्निंग मेथड, सॉरी। और ये ह्यूरिस्टिक मेथड एक आगे बहुत बड़ा टॉपिक है, ये आगे भी आएगा। मैम PSI क्या है? पर्सनलाइज सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन, मतलब जो पर्सनल ट्यूशन नहीं होता, जैसे हम सामने बच्चे को बैठ के कैसे पढ़ाते हैं, वही है पर्सनलाइज्ड। पर्सनलाइज क्या हो गया, पर्सनल सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन देना, पर्सनल बच्चे को बैठा के उसको इंस्ट्रक्शन देना, जैसे हम ट्यूशन लेते हैं ना, उसको ही बोला जाता है। मैम जैसे पेरेंट्स बच्चे को घर में पर्सनल पढ़ाते हैं, पर्सनल पढ़ाते हैं, या फिर ट्यूशन टीचर कैसे पढ़ाती है, पर्सनल बैठा के अपने सामने उसको इंस्ट्रक्शंस देती है। नाम से ही समझ जाओ, ये देखो पर्सनलाइज्ड, पर्सनल तरीके से सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन देना, ये सब ट्यूशंस के ही नाम है, बट अलग अलग नाम दे दिए गए हैं बस उसको। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन भी वही है, बट इसमें प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन में क्या होता है कि सेट कर दिया जाता है कि ठीक है, फर्स्ट हमें ये पढ़ना है, सेकंड हमें ये करना है, थर्ड हमें ये करना है, फोर्थ हमें, एक तरीके से प्रोग्राम बना दिया जाता है और फिर उसके ऊपर इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं।
ओपन लर्निंग मेरे को पता है, बट मैं अच्छे से देखकर बताऊंगी कि एकदम प्रॉपर इसका जो कैसे रिलेट करेगा इंडिविजुअलाइज मेथड में इसमें, ठीक है। बाकी कुछ भी डाउट है तो पूछ लो, और इसको बैठ के रटना मत, ठीक है। बस ऊपर ऊपर से देखना, ओके टीचर सेंटर्ड क्या होता है हमें, क्योंकि हमने लॉजिकली भी सब पढ़ लिया है अभी, तो लॉजिकली भी आप आंसर करके आ सकते हो, रटने की कोई भी चीज नहीं है इसमें। लेक्चर हो गया, टीम टीचिंग हो गया, टीवी वीडियो, इसमें स्टूडेंट का बेचारे का कोई दिमाग नहीं चलेगा, तो स्टूडेंट क्या हो जाता है, पीछे हो जाता है और टीचर सेंटर हो जाता है ये, क्योंकि इसमें सब टीचर को आजादी है। टीचर कोई भी मूवी लगा देगा, टीचर कोई भी प्रेजेंटेशन दिखा देगा, टीचर कोई भी लेक्चर देके अपना चला जाएगा, 2 टीचर मिलके पढ़ा के अपना चले जाएंगे। इसमें स्टूडेंट बेचारे को कुछ ऐसा नहीं है कि उसको दिमाग लगाना पड़ रहा है, ठीक है, दिमाग यहाँ से लगाना होगा। ये ओपन लर्निंग मतलब जो कोर्सेरा वगैरह ऑनलाइन आजकल निकले हैं ना, जहाँ पर हम सर्टिफिकेट कोर्स लेते हैं, या तो हाँ वही ना, मॉक जैसे MWC, यस, वो दैट इज ओपन लर्निंग। हाँ वो सही है, बट मेरे को फिर भी एक बार ये देखना है कि इसमें टीचर का क्या रोल है, एक्चुअली मुझे ये देखना है इसमें टीचर का रोल क्या है। तो पूरा वो तो मटेरियल डाल देते हैं अपनी तरह से ही, हमको जाके वहां पर सब मतलब देयर आर स्टेप्स, राइट? सो हाँ एग्जैक्टली, कि बच्चों को खुद ही एक्चुअली पढ़ना होता है उसमें, ओपन लर्निंग में। जैसे ओपन यूनिवर्सिटीज हो गई, ओपन ऑनलाइन कोर्सेज हो गए, एग्जैक्टली ये वही है। So yes, so they provide you with the material and you just take initiative and go and study. राइट। ठीक है जी, चलो ओपन लर्निंग भी एग्जैक्टली यही है, और देख लूंगी मैं कल। मैम कल की रिकॉर्डिंग डाउनलोड की थी क्या? कल की जो रिकॉर्डिंग है सब मैम भेजती हैं। ओके, आज के लिए इतना ही है, मैं रोक दूं क्या क्लास, मतलब पॉज कर देती हूँ, फिर हम डिस्कस कर सकते हैं। ओके मैम, ओके।